बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सेकंड सेमेस्टर का बाकायदा से आगाज़ कर रहे हैं। तो सेकंड सेमेस्टर का आगाज़ हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से कर रहे हैं। अपने चैनल में हम जितने भी केएमयू के स्लाइड्स है उसको स्टडी करेंगे, उस हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और आपकी हर एक डाउट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर फिर भी कोई कोई पॉइंट्स की समझ ना आए तो आप जो है कमेंट्स के थ्रू वो पूछ सकते हैं। कोई भी एमसीक्यूज़ हो रिलेटेड वो भी आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे पास पहला यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है और हमारे पास बॉडी में टोटल कितने सिस्टम जो है वर्क कर रहे हैं। डिफाइन रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से और दूसरा ब्रीथिंग से कि ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें क्या डिफरेंस है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमारे पास नोज फेरिंग्स लेरिंग्स आता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स आता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। फॉर मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस बॉडी सेल्स नीड्स एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड मोस्ट ऑफ सच रिएक्शंस रिक्वायर ऑक्सीजन। हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में तो उसको एक ख़ास लेवल पर मेंटेन करना होमियोस्टेसिस कहलाता है। अब ये होमियोस्टेसिस किस तरह होता है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आता है कि हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिससे हमारे पास वो एनर्जी अवेलेबल होती है और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट इफ दिस रिएक्शन इज आकर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास उसमें दो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है जबकि वाटर वो सेलुलर रिएक्शंस वगैरह और दूसरे कामों के लिए सेल उसको यूज़ करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रूट थ्रू विच द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर air gains entry into the body and carbon dioxide present in the body excrete from the body। respiratory system basically है क्या। respiratory system में हमारे पास हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास बॉडी के लिए पॉइजन है, एसिडिक है, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है। इसमें इन्हेलेशन होती है, ऑक्सीजन की इन्हेलेशन होती है, ऑक्सीजन की इन्हेलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट होता है और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं हम। और a system which is responsible for the exchange of gases between the atmosphere and the body। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनमें कौन कौन सी गैसेस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होता है और ऑक्सीजन जो है वो हम लेते हैं। अब हमारे पास एयर में तो बहुत सारे गैसेस है। अगर एयर की कंपोजिशन को हम देख ले तो हमारे पास 78% उसमें नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और इस तरह 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह नियान हो गया, जितने भी गैसेस है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये सब गैसेस हम इनहेल करते हैं लेकिन डिफ्यूजन टू द सेल वो सिर्फ ऑक्सीजन की होती है। एक्सचेंज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हो रही होती है और ये गैसेस
78% नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं और उस 78% नाइट्रोजन को हम वापस एक्सहेल भी करते हैं। तो नेट जो है हमारे पास एक्सचेंज सिर्फ दो गैसेस की होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस डायग्राम में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है वो सब लेबल किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास नोस्ट्रल आ गया, माउथ आ गया, नोस्ट्रल के बाद नसल केविटी के बाद हमारे पास फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया। उसके बाद जो ट्रेकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आगे फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्शरी ब्रोंक्यूल निकले हुए, और लास्ट में हमारे पास एल्वियोलर सेक है जिसमें हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सेक ये हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नीचे जो है एक डायफ्राम दिया हुआ है। डायफ्राम जो है हमारे पास एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में हेल्प करता है। अब रिस्पायरेशन क्या है? इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन ऑफ द लंग्स अकरिंग विथ ईच ब्रीथ दैट ensures the regular exchange of gases between external air alveoli and cells. लंग्स की इन्फ्लेशन और डिप्लेशन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हमारे पास लंग्स इन्फ्लेट करेगा या डिप्लेट करेगा तो हमारे पास गैसेस की एक्सचेंज होगी इनसाइड द लंग्स। तो इस गैसेस एक्सचेंज को असल में हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज किस किस के दरमियान होती है? बिटवीन एक्सटर्नल ईयर, जो हम ईयर इनहेल कर रहे होते हैं उसके दरमियान, और जो हमारे पास एल्वियोलाई और सेल्स है उसके दरमियान एक्सचेंज होती है। एल्वियोलाई और सेल्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो उस वजह से उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। तो हमारे पास वो हम जो है बाहर एक्सक्रीट करते हैं, जबकि हमें हमारी बॉडी के सेलों को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उस वजह से ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और से वो सेलों को पहुंचता है। रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स। रेस्पिरेशन में हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स है। एक वेंटिलेशन ऑफ लंग है, जिसमें हमारे पास जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं या इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन जब हम एयर को इनहेल करते हैं, सिंपली एयर को इनहेल किया तो ये रेस्पिरेशन है। जब हमने एयर को एक्सहेल किया, बॉडी से बाहर निकाला, तो उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, जब हमारे पास लंग्स और ब्लड में हमारे पास एक्सचेंज हो गैसेस की, मतलब के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाए, एल्वियोलाई में आ जाए, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाए, तो उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में जब सर्कुलेटरी सिस्टम से सेल्स में चला जाए, ऑक्सीजन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से सेल्स में चला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में चला जाए, तो हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। एक और टाइप है रेस्पिरेशन की जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास इनसाइड द सेल होता है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमारे पास नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लोब्यूल्स एंड लंग्स आता है। ये आप देख सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, नोज, साइनसेस हो गए, माउथ हो गया, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है। ट्रैकिया से नीचे जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स हैं।
जिसमें हमारे पास ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, लंग्स हो गया, एल्वियोलाई हो गया, ये हमारे पास लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहला जो है वो हमारे पास नोज़ है। Nose is the first organ of the respiratory system which consists of irregular shaped cavity called nasal cavity. नोज जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है जो हमारे पास इर्रेगुलर शेप का की क्यूविटी कंसिस्ट करता है। उसके अंदर नोज के अंदर हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप्ड क्यूविटी होती है जिसको हम नसल क्यूविटी कहते हैं। द क्यूविटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेजेस बाय अ सेप्टम। जो क्यूविटी को एक सेप्टम ने डिवाइड किया हुआ है, एक मसल के शीट्स ने डिवाइड किया हुआ है इनटू टू इक्वल पैसेजेस। नोज की एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर सेप्टम आ गया। पोस्टीरियर सेप्टम में हमारे पास एथमाइड और वेमर बोन मौजूद होते हैं, जबकि एंटीरियर सेप्टम, पोस्टीरियर सेप्टम जो है मतलब पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर बैक साइड एथमाइड और वोमेर मौजूद होता है। एंड इंटीरियर साइड में हमारे पास हाइलन कार्टिलेज होता है फ्रंट साइड तक। द रूफ इज फॉर्म्ड बाय एथमाइड एंड स्पिनाइड बोन। जो नर्व्स का रूफ है वो एथमाइड और स्पिनाइड बोन से बना हुआ होता है। एंड द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेटन। और फ्लोर जो है वो हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट प्लेटन से बना होता है। द नोज इज लाइन्ड बाय ciliated columnar epithelium which contains mucus secreting goblet cells। नोज में हमारे पास सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम मौजूद होते हैं। ये सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम हमारे पास ऑलमोस्ट पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद हैं। ये सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम जहाँ भी होते हैं तो उनमें हमारे पास गॉबलेट सेल होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल होता है जो कि म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। अब ये म्यूकस है क्या? म्यूकस जो है वो हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। उसमें 2% ग्लाइकोप्रोटीन होता है और 98% जो है हमारे पास वाटर होते हैं म्यूकस में। द लेटरल वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द नसल एंड मैक्सिलरी बोन। जो लेटरल वॉल है नोज के उस वो किससे बने हुए हैं? नसल और मैक्सिलरी बोन से बने हुए वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर फ्रंटल बोन है, फिर नसल बोन है, सेप्टल कार्टिलेज है, मैक्सिलरी बोन है, लेटरल प्रोसेस ऑफ सेप्टल कार्टिलेज। और इस तरह डेंस पेब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और मेजर एलर कार्टिलेज है बिल्कुल एट द एपेक्स ऑफ द नोज। इसमें डायग्राम में देख ले, ये यहाँ पर वोमेर है, वोमेर के पीछे जो है वो स्पेनाइड क्रेस्ट है और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड है ऊपर साइड पे, और सेप्टल कार्टिलेज है जो कि दोनों नोज के जो रीजन है, दोनों नोस्ट्रल उसको जो है एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब लाइनिंग ऑफ द नसल क्यूटी। नसल क्यूटी की लाइनिंग किस चीज़ से हुई है? कौन से सेल्स नसल क्यूटी में प्रेजेंट हैं? तो नसल क्यूटी की लाइनिंग जो है वो वेस्कुलर सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम टिश्यूज से हुई है जो कि सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन करती है। और इसमें हमारे पास गॉबलेट, मैंने आप ऑलरेडी आपको बताया कि वो गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग इनटू द नसल कैविटी है कि नसल कैविटी की ओपनिंग किस तरह है? द इंटीरियर नेरीज और नोस्ट्रल। ये जो ओपनिंग है एट द एपेक्स ऑफ द नोज, बिल्कुल बाहर की तरफ, जो कि हमारे पास बिल्कुल पहला पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और नोस्ट्रल के थ्रू जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम आउटसाइड एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है। तो टू नोस्ट्रिल होते हैं हमारे पास, जो ओपनिंग है नोस की उसको हम नोस्ट्रिल या इंटीरियर नेरिस कहते हैं।
The opening from the exterior into the nasal cavity, exterior से nasal cavity तक जो opening है उसको हम anterior nares या nostril कहते हैं. Here are present in this area, और इस area पर hair present, hair मौजूद होते हैं anterior अंदर side से hair मौजूद होते हैं. The posterior nares, अब पोस्टीरियर नेरीज कौन सा पार्ट है? ओपनिंग फ्रॉम द नसल कैविटी इनटू द फेरिंक्स. पोस्टीरियर नेरीज वो ओपनिंग है जो कि नसल कैविटी से फेरिंक्स की तरफ ओपन हुआ है. एक तो आउटसाइड द एनवायरनमेंट ओपनिंग है, एक इनटू द फेरिंक्स जो है ओपनिंग है. जो फेरिंक्स तक ओपनिंग है उसको हम पोस्टीरियर नेरीज कहते हैं, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक ओपनिंग है उसको हम एंटीरियर नेरीज या दूसरा नाम इसको नोस्ट्रल कहते हैं. Opening into the nasal cavity, the paranasal sinuses. इसके अलावा हमारे पास 4 types of sinuses है. Frontal sinuses, maxillary sinuses, ethmoid और sphenoid sinuses है. Maxillary, frontal, ethmoidal sinuses जो है वो डायरेक्टली जो है ओपन होते हैं इनटू द nasal cavity by tiny opening through small pores जो है वो through small opening जो है वो into the nasal cavity ओपन होते हैं. और ये साइनसेस हमारे पास बेसिकली टू फंक्शन है. एक जो है ये हमारे पास स्पीच में हेल्प करते हैं. जब हम बोलते हैं तो ये हमारे पास बोलने में हेल्प करती है. और दूसरा लाइट इन द स्किन, ये ईयर फील्ड होते हैं. ये साइनसेस ईयर फील्ड होते हैं, तो ये हमारे पास स्कल को उसको जो है लाइट बनाते हैं, उसकी वेट को कम करते हैं. द नेसोलेक्रिमल डक्ट, उसके अलावा नेसोलेक्रिमल डक्ट जो हमारे पास ड्रेन करता है कंजक्टाइवल सेक ऑफ द आई इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. ये हमारे पास कंजक्टाइवा जो आई का कंजक्टाइवा है वहाँ से जो है लेकर ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज तक एक्सटेंड हुआ होता है, और ये जो लेक्रिमल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को आई से लेकर नोज की तरफ लाता है. ये आप साइनसेस देख सकते हैं. फ्रंटल साइनसेस है, एथमाइड साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनसेस है. इसके अलावा स्पिनाइड साइनस भी है. लेकिन ये जो तीन है फ्रंटल, एथमाइड और मैक्सिलरी साइनस, ये डायरेक्टली ओपन होते हैं इनटू द नसल कैविटी. फिजियोलॉजी, अब नोज के फंक्शन क्या है? एनाटॉमी तो हमने नोज की पढ़ लिया, अब उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. द नोज प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर द ईयर टू एंटर द लंग्स. नोज जो है एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एक वे है जिसके थ्रू, एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारे पास ईयर आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेकर लंग्स की तरफ जाते हैं. तो ये एक पैसेज है. द नोज बिगिंस द प्रोसेस बाय विच द ईयर इज वार्म्ड, ह्यूमिडिफाइड एंड फिल्टर्ड. जो आउटसाइड ईयर है वो कूल्ड होती है, और उस वो ड्राई भी होती है, और इसके अलावा वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स वगैरह, डस्ट वगैरह, एलर्जेंस वगैरह मौजूद होते हैं. तो वो इस तरह अगर हम उसको अंदर ले जाए तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन काज करती है, और हमारे अंदर जो सेल्स है, लंग्स के सेल्स हैं, उसको डैमेज कर सकती है. इसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स है उसको डैमेज करती है. तो इसलिए उस ईयर में मॉडिफिकेशन करना लाजमी है. तो हमारी बॉडी में, हमारी नोज़ में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसकी मॉडिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है. तो उस प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है हमारे पास ईयर में 3 चेंजेस आती है. एक वार्म्ड हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है. एक ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, वो ड्राई ईयर जो है वो ह्यूमिडिफाइड हो जाती है. और एक फ़िल्टर हो जाती है, वो जिसमें जर्म्स वगैरह हो गया, दूसरे एलर्जेंस वगैरह, डस्ट वगैरह हो गया, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, तो उसको फ़िल्टर करती है, ईयर को फ़िल्टर करती है. और फ़िल्टर्ड ईयर जो है हमारे पास लंग्स में फिर जाती है. The projecting concha increases the surface area and causes turbulence of the inspired air, maximizing warmth, humidification and filtration. इसके अलावा हमारे पास 3 कांका मौजूद होते हैं नसल कैविटी में. एक हमारे पास इंटीरियर कांका, पोस्टीरियर कांका एंड इंफीरियर कांका.
मिडल कानका और इन्फीरियर कानका, ये थ्री कानका हम कानके हमारे पास मौजूद होते हैं। इन कानके का फंक्शन बेसिकली जो है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना है। जब सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा एयर जब हम एक्सपैड करेंगे तो ज़्यादा एयर हमारे पास वार्म होगा, उसकी ह्यूमिडिफ़िकेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा ह्यूमिडिफ़ाई होगा और ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन होगी उसकी। ये आप देख सकते हैं सुपीरियर नस्ल कांका है, फिर उसके बाद सुपीरियर नस्ल कांका, मिडल नस्ल कांका और ये एंटीरियर नस्ल कांका। इसको हम दूसरे नाम भी कहते हैं सुपीरियर मीटस, इंफीरियर मिडल मीटस और इंफीरियर मीटस भी कहते हैं। अब ईयर की वार्मिंग किस तरह होती है, किस तरह जो है ईयर इन द नोज़ या इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो वार्म होती है। तो वो हमारे पास इमेंस विस्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोसा, जो म्यूकोसा है नोज़ की उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा विस्कुलराइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होते हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है वो हीट लेकर वहाँ तक जाती है और वो उस ईयर को हमारे पास वार्म करती है। ईयर गेट्स वार्म फ्रॉम द ब्लड, ईयर जो है हमारे पास ब्लड से वार्म होती है। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ द ईयर के लिए हमारे पास टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास हीयर्स है और दूसरा सीलिया है। हीयर जो है वो हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। म्यूकस, इसके अलावा हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल और माइक्रोब्स को फ़िल्टर करते हैं। जितने भी माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो इस म्यूकस में फँस जाते हैं, चिपक जाते हैं। म्यूकस स्टिकी टाइप होता है, तो उसमें चिपक जाते हैं और जब इरिटेशन वगैरह होती है, तो वो स्नीज़िंग वगैरह हम करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो हम एक्सहेल करते हैं आउटसाइड द बॉडी उस माइक्रोब्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को। इसके अलावा सीलिया हमारे पास मौजूद है जो कि पुश करती है द म्यूकस टुवर्ड्स द ट्रॉट। इसका काम क्या है कि जो म्यूकस है जिसमें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैप हुए हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुए हैं, तो वो पुश करती है इस म्यूकस को थ्रू थ्रॉट, थ्रॉट उसको जो है पुश करती है। अब ह्यूमिडिफाइंग द ईयर कैसे होती है, मोइस्ट फ्रॉम द म्यूकोसा। मैंने आपको बताया कि म्यूकोसा जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस में हमारे पास 90% जो है वो 98% हमारे पास वाटर होते हैं, तो उसके थ्रू जो है एयर ह्यूमिडिफाइड हो जाती है। अल्फैक्टरी फंक्शन ऑफ द नोज़। अब नोज़ का अल्फैक्टरी फंक्शन कैसा है? अल्फैक्टरी फंक्शन मतलब वो स्मेल फंक्शन में किस तरह काम करता है कि द नर्व एंडिंग ऑफ द अल्फैक्टरी नर्व्स आर लोकेटेड इन द रूट ऑफ द नसल कैविटी। हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है वो उसकी नर्व एंडिंग जो है हमारे पास रूप ऑफ द नसल कैविटी में मौजूद होती है। जब भी हम किसी चीज़ को सूंघते हैं तो वो स्मेल जो है वो इन नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज करती है, उसको एक स्टिमुलस देती है जिसके थ्रू वो नर्व एंडिंग जो है वो एक्टिव हो जाती है और मैसेज मैसेज सेंड करती है टू द ओल्फैक्टरी सेंटर। ओल्फैक्टरी सेंटर को मैसेज सेंड करती है और वहाँ पर फिर इंटीग्रेशन होती है कि ये किस टाइप का स्मेल है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेक्स्ट हमारे पास फेरिंक्स है। Pharynx is a tube-like structure which is 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। फेरिंक्स हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 टू 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्रा। ये कहाँ से एक्सटेंड हो गया है, ये बेस ऑफ द स्कल से, स्कल के बेस से एक्सटेंड हुआ है टू द लेवल ऑफ द सिक्स सर्विकल वर्टिब्रा, सिक्स सर्विकल वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड हो चुका है। अब फेरिंक्स की एनाटॉमी क्या है, फेरिंक्स लाइज बिहाइंड द नसल कैविटी। फेरिंक्स जो है हमारे पास नसल कैविटी के बिल्कुल पीछे है, मतलब जैसे ही नसल कैविटी एंड होती है तो हमारे पास फेरिंक्स स्टार्ट होता है।
नसल कैविटी के फिर पीछे है माउथ एंड लेरिंग्स, इसके बिल्कुल पीछे है। एस ईयर लीव्स द नोज, जैसे ही जो ही ईयर जो है वो नोज से लीव करती है तो वो हमारे पास फेरिंग्स में एंटर होती है। सुपीरियर टू द फेरिंग्स इज द बेस ऑफ द स्कल। फेरिंग्स के ऊपर सुपीरियर साइड पर, अपर साइड पर हमारे पास स्कल मौजूद है, बेस ऑफ द स्कल है। एंड इंफीरियर इज द इसोफेगस, और इंफीरियर साइड पर जो है हमारे पास इसोफेगस मौजूद है। इंटीरियर टू द फेरिंग्स इज नोज, इंटीरियर साइड फ्रंट साइड तक हमारे पास फेरिंग्स का क्या है, नोज मौजूद है एंड माउथ मौजूद है। वाइल पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स इज इनवॉलंटरी मसल, और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास इनवॉलंटरी मसल होते हैं, और जो फर्स्ट 6 वर्टिब्रिया होते हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर बैक साइड पर फेरिंग्स के मौजूद होते हैं। फेरिंग्स वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। फेरिंग्स वॉल जो है हमारे पास 3 लेयर से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहले ये फेरिंग्स है, उसमें सबसे पहले जो एरिया है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे पास एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल कलमनर टिश्यू या कलमनर सेल से मिलकर बना होता है। इसमें हमारे पास गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस को डायरेक्टली इनटू द फेरिंग्स कैविटी सिक्रेट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास पेब्रस टिश्यू का एक लेयर मौजूद है, जो कि हमारे पास पेब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और उसके ऊपर हमारे पास मसल टिश्यूज़ का एक लेयर होता है जो कि हमारे पास स्मूथ मसल्स से मिलकर बना होता है, और ये हमारे पास स्वॉल्विंग में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑफ फेरिंग्स है। फेरिंग्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमारे पास पहला सेक्शन है नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स फेरिंक्स का वो पार्ट है जो बिल्कुल नोज के पीछे है। ओरोफेरिंक्स दूसरा पार्ट है जो कि हमारे पास माउथ के पीछे है। लेरेंजोफेरिंक्स जो कि लेरिंग्स के बिल्कुल पीछे है, तो उस रीजन को लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स है, बिल्कुल नोज के पीछे है। ओरोफेरिंक्स जो कि हमारे पास माउथ के पीछे है, और लेरेंजोफेरिंक्स हमारे पास लेरिंग्स के पीछे है। ये रीजन जो है ये हमारे पास लेरिंग्स का रीजन है, तो इसके पीछे हमारे पास लेरेंजोफेरिंक्स है। नीचे पर जो है एपिग्लॉटिस है, नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स इज द अपर पोर्शन लोकेटेड बिहाइंड द नसल कैविटी। नेज़ोफेरिंक्स जो है बिल्कुल नसल कैविटी के साथ अटैच होता है। Pharyngeal tonsils or adenoids are present in the nasopharynx। जो pharyngeal tonsils होते हैं और adenoids जो होते हैं वो हमारे पास nasopharynx में मौजूद होते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब ओपनिंग भी हमारे पास nasopharynx में ही होती है। यूस्टेचियन ट्यूब ओपनिंग क्या है, जो ईयर से हमारे पास एक ट्यूब निकला हुआ है, वो जो हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स में ओपन होता है, और ये इसका फंक्शन स्टेशन ट्यूब का फंक्शन बेसिकली फंक्शन यही है कि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, दोनों ईयर में ईयर की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। उसके बाद ओरोफेरिंक्स है, दूसरा पार्ट जो है फेरिंक्स का ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स इज द मिडल सेक्शन लोकेटेड बिहाइंड द माउथ बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये माउथ के बिल्कुल पीछे जो है हमारे पास मौजूद होता है, बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके लेवल से बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास ओरोफेरिंक्स मौजूद होता है। It receives the air from the nasopharynx and both food and air from the mouth। ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ये फूड को भी एक कैरी करता है और एयर को भी कैरी करता है। ओरोफेरिंक्स हमारे पास 2 काम करते हैं, एक फूड को भी कैरी करते हैं और दूसरा एयर को भी कैरी करता है। तो एयर को ये कहाँ कहाँ से कैरी करता है, फ्रॉम द नोज, नेजोफेरिंक्स एंड माउथ, और टू द ट्रेकिया को डिलीवर करते हैं, जबकि फूड जो है फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस उसको डिलीवर करता है। ये काम किसका है, ओरोफेरिंक्स का। इट कंटेन्स पेलेटन टॉन्सिल्स इन इट्स लेटरल वॉल्स। ये जो है इसमें हमारे पास पेलेटन टॉन्सिल्स होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा
नेजोपेरेंक्स नेजोपेरेंक्स में हमारे पास पेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं और एडिनाइड्स होते हैं। और ओरोफेरिंक्स में हमारे पास कौन से टॉन्सिल्स है? पेलेटेंट टॉन्सिल्स। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि पेलेटेंट टॉन्सिल्स फेरेंक्स के कौन से रीजन्स में हमारे पास मौजूद होते हैं? तो वो कौन सी रीजन है? ओरोफेरिंक्स। और पेरेंजियल टॉन्सिल और एडिनाइड कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो वो हमारे पास नेजोफेरिंक्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऐसा एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो कौन सा पार्ट है जो दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में वर्क करता है? तो हमारे पास कौन सा पार्ट है? ओरोफेरिंक्स है। ड्यूरिंग swallowing nasal and oral parts are separated by uvula and subpalate। जो subpalate है और uvula है वो नसल और ओरल पार्ट दोनों को एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करते हैं। मतलब कोई भी हम सॉल्विंग वगैरह करते हैं तो वो हमारे पास uvula जो है वो नसल जो को पार्ट है उसको क्लोज करता है। वो जो सब प्लेट है और uvula वो नसल पार्ट को क्लोज करते हैं और हम सॉल्विंग करते हैं। मतलब ईयर और फूड को दोनों को एक साथ हम जो है वो अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। Laryngopharynx. Bottom section of the pharynx extend from the oropharynx। लेरेंजोफेरिंक्स जो है वो तीसरा पार्ट है फेरिंक्स का। ये हमारे पास सबसे बॉटम पार्ट है फेरिंक्स का, एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। ये ओरोफेरिंक्स से एक्सटेंड हुआ होता है एंड एक्सटेंड हुआ होता है लोकेटेड बिहाइंड द लेरिक्स। और ये लेरिक्स के बिल्कुल पीछे जो है हमारे पास मौजूद होता है। कंटिन्यूस विद द ईसोफेगस बिलो। और ये आगे जो है कंटिन्यू हुआ होता है ईसोफेगस तक। मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बता दिया कि ये हमारे पास लेरेंजोफेरिंक्स है। ये हमारे पास नीचे ट्रेकिया आई हुई है और ये रीजन जो है लेरिंग्स है रीजन। और उसके नीचे जो ये जो है रीजन है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसोफेगस है। सही है। तो ये लेरिंजोफेरिंक्स बिल्कुल पीछे है लेरिंग्स के। आगे जाते हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई। अब ब्लड और नर्व सप्लाई जो है फेरिंग्स कहाँ से होती है? तो सेवरल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी जो है वो हमारे पास मौजूद है इनसाइड द फेरिंग्स जो उसको ब्लड प्रोवाइड करती है। फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वीन्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को ड्रेन करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टूवर्ड द हार्ट वो लेके जाती है। और इसके अलावा हमारे पास फेरेंजियल फ्लेक्सिस है। फेरेंजियल फ्लेक्सिस हमारे पास मौजूद होते हैं फेरिंक्स में। तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की कम्बिनेशन से बना होता है। और वो हमारे पास आगे नर्व्स की कंडक्शन करती है, मैसेजेस को टुवर्ड द ब्रेन और फ्रॉम द ब्रेन टू द लेरिंग्स वो ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद जो है फेरिंक्स की फिजियोलॉजी है। पैसेज वे फॉर फूड एंड ईयर। फेरिंक्स जो है हमारे पास एक पैसेज वे है बोथ फूड एंड ईयर की। इसके अलावा ये वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग ऑफ द ईयर भी करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। जो ओरोफेरिंक्स है वो टेस्ट की टेस्ट को डिटेक्ट करने में कि कौन सा टेस्ट सोअर है, बेटर है, स्वीट स्वीट टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है उसको डिटेक्शन, इसकी डिटेक्शन भी ओरोफेरिंक्स करती है। द ऑडिटरी ट्यूब्स। जो ऑडिटरी ट्यूब्स है जो ये स्टिचियन ट्यूब है which extended from the lateral wall of the nasopharynx and open into the middle ear। ये कहाँ पर ओपन हुए होते हैं? मिडिल ईयर में। और कहाँ से हमारे पास एक्सटेंड हुए होते हैं? लेटरल वॉल ऑफ द नेसोफेरिंक्स से। इट इक्वलाइजेस ईयर ऑन बोथ साइड। ये क्या करता है कि ईयर को दोनों ईयर में इक्वलाइज करता है, दोनों साइड पर इक्वलाइज करता है ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दोनों ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मिडिल ईयर में, तो उसके लिए ईयर को इक्वलाइज करना है। ये किसका फंक्शन है? ऑडिटरी ट्यूब का या यूस्ट्रेशियन ट्यूब का। और ये इक्वलाइजेशन ऑफ ईयर ये क्यों ज़रूरी होता है? ईयर को क्यों इक्वलाइज करना होता है? ये हमारे पास हियरिंग में हेल्प करती है।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास फेरेंक्स जो है वो हमारे पास प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एडिनाइड्स एंड पेलेटन टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन द फेरेंक्स। एडिनाइड्स और पेलेटन टॉन्सिल्स, ये हमारे पास पेलेटन टॉन्सिल हमारे पास ओरोफेरेंक्स में मौजूद होते हैं, जबकि एडिनाइड्स जो है वो नेजोफेरेंक्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये क्या करते हैं, ये टॉन्सिल्स ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन जो है इम्यून सिस्टम में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हेल्प्स इन स्पीच बाय गिविंग रेजोनेंस टू द वॉइस, ये स्पीच में हमारे पास हेल्प करती है क्योंकि ये वॉइस को रेजोनेट करती है, वॉइस में रेजोनेंस पैदा करती है ड्यूरिंग स्पीच। इसके बाद तीसरा पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, लेरिंग्स। लेरिंग्स आर वॉइस बग्स लाइज बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। लेरिंग्स जो है हमारे पास एक वॉइस बग्स है, इसको हम वॉइस बग्स भी कहते हैं। ये हमारे पास फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान होता है। कहाँ पर होता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास लेरिंग्स मौजूद होता है। आफ्टर प्यूबर्टी larynx grows larger in males, explained by prominence of the Adam's apple and the deeper voice। प्यूबर्टी के बाद लेरिंग जो है वो मेल्स में ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जिसकी वजह से मेल में एडम एप्पल्स जो नेक के रीजन में उभरा सा पार्ट होता है वो एडम्स एप्पल है, और डीपर वॉइस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जितना लार्जर लिरिक्स होगा उतना डीपर वॉइस होगा। उसके बाद हमारे पास लोकेशन ऑफ लिरिक्स है। तो सुपीरियर साइड पर लिरिक्स के अपर साइड पर हमारे पास हाइड बोन है, हाइड बोन और नेक बोन है, एंड रूप ऑफ द टंग है, और टंग की रूप प्रेजेंट है। इन्फीरियर साइड पर, नीचे साइड पर लेरिंग से नीचे हमारे पास ट्रैकिया मौजूद है। क्या मौजूद है, ट्रैकिया। इंटीरियर साइड पर मतलब फ्रंट साइड पे हमारे पास ट्रैकिया लेरिंग्स के बस नेक है, नेक के मसल्स मौजूद हुए हैं, और पोस्टीरियर साइड पर बैक साइड पर लेरेंजोफेरिंक्स हमारे पास मौजूद है। लेटरल साइड पर हमारे पास थायराइड लोब्स मौजूद हैं, थायराइड लोब्स जो कि थायराइड ग्लैंड को कंस्टिट्यूट करते हैं। लेरिंग्स की एनाटमी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेरिंग्स हैज सेवरल इर्रेगुलर शेप्ड कार्टिलेज अटैच्ड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। लेरिंग्स में हमारे पास डिफरेंट इर्रेगुलर शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है वो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी। एक है थायराइड, क्रिकाइड, एपिग्लाटस और एटेनाइड। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज जो है वो हमारे पास 5 है, जो जिसमें हमारे पास एटेनाइड 2 है, एपिग्लाटस है एक क्रिकाइड है और थायराइड है। टोटल अमाउंट जो है कार्टिलेज की 5 है, लेकिन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो 4 टाइप्स है। सही है। तो ये दोनों अलग अलग एमसीक्यूज आ सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर इन लेरिंग्स, लेरिंग्स में कितने टाइप्स के कार्टिलेज मौजूद है, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। और हाउ मेनी कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन लेरिंग्स, कितने अमाउंट है कार्टिलेज का लेरिंग्स में, तो हमारे पास 5 आते हैं। सही है। ये आप देख सकते हैं रेटिनाइड कार्टिलेज, क्रिकाइड कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद है, थायराइड कार्टिलेज जो कि थायराइड ग्लैंड को जिसने कवर किया हुआ है। एडम्स एप्पल को आप भी देख सकते हैं, ये देख लें एडम्स एप्पल, ये जो रीजन है ये नॉर्मली नेक से बाहर उभरा हुआ होता है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और ये मेल में ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। थायराइड कार्टिलेज, the most prominent one is two plate fish of hyaline cartilage or lamina fused interiorly forming the laryngeal foramen Adam's apple। जो थायराइड कार्टिलेज है
वो हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट इजीली विजिबल कार्टिलेज है हमारे पास। ये हमारे पास टू प्लेट फीसिस अब हाइलन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो कि इंफीरियरली फ्यूज्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एडम्स एप्पल को बनाते हैं। ये आप देख लीजिए रीजन, ये एक साइड से और ये दूसरे साइड से टू हमारे पास क्या है, टू पीसेस प्लेट पीसेस जो है हाइलन कार्टिलेज के वो फ्यूज्ड हुए हैं इंटीरियरली फ्रंट साइड से, और उसने एडम्स एप्पल बनाया हुआ है। अबाउट द प्रोमिनेंस देयर इज अ थायराइड नॉच। थायराइड प्रोमिनेंस के ऊपर हमारे पास एक थायराइड नॉच बना हुआ है। थायराइड नॉच, ये जो रीजन है ना, ये थायराइड नॉच है। सही है। इसके बाद जो है हमारे पास थायराइड कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है, मतलब फ्रंट साइड से तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं ये दो प्लेट्स, लेकिन पोस्टीरियर साइड से, बैक साइड से ये इनकम्प्लीट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से अलग है। एंड द बॉर्डर्स आर एक्सटेंडेड मेकिंग सुपीरियर एंड इंफीरियर कार्निया। और जो बॉर्डर है वो एक्सटेंड हुए हैं, और उसने उन्होंने क्या बनाया हुआ है, सुपीरियर और इंफीरियर कार्ना कार्ना बनाया हुआ है। ये आप देख लें, ये यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है और ये यहाँ पर दूसरा, ये रीजन यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है। तो ये जो नीचे साइड पर है ये इंफीरियर कार्ना है, और ये ऊपर वाली पोस्टीरियर कार्ना है। सही है। ये देख ले, ये यहाँ पर थायराइड नोच दिखाया हुआ है, ये थायराइड नोच हो गया। ये दो कान का, इंफीरियर कान का के बीच जो डिफरेंस है उसको हम फेसेट कहते हैं। और ये हमारे पास सुपीरियर का कार्ना हो गया, और ये हमारे पास इंफीरियर कार्ना हो गया। सही है। और ये हमारे पास जो प्लेट लेमिना हो गया, जिसको हम टू प्लेट फीसिस या टू प्लेट लेमिना भी कहते हैं। सही है। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एपिग्लॉटिस से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जाएंगे, जिसमें हमारे पास ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स आ गए, और लंग आ गया, जिसमें एल्वियोलाई एल्वियोलर सेक्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।